स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर फ्लाइंग ऑन मार्स। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 2025 तक अगर आप पूरा देख लेते हैं तो 20 मिशन हम लोग लगभग मार्स के सरफेस में भेजे। कुछ थोड़ा सा सक्सेसफुल रहा, कुछ पूरा सक्सेसफुल रहा, बहुत ज़्यादा मिशन नहीं हुआ है। और इसमें 3 एक्टिव रोवर अभी है। एक तो चाइना का एक्टिव रोवर है और 2 ठो अमेरिका का रोवर एक्टिव है, जिसमें आपका सीसीपी का ज़ोंगर रोवर है, क्यूरियोसिटी है, परसेवरेंस है। ये 3 ठो बचे हुए हैं। अब रहा बात कि ये सब बहुत धीमा होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि साइज़ तो बहुत बड़ा हो गया। मतलब पहले इतना छोटा-सा था, फिर थोड़ा बड़ा किए, अब मतलब ऑलमोस्ट 1 टन का है, साइज़ बड़ा हो गया, स्पीड नहीं बड़ा हुआ। यानी कि अभी जो इतना रोवर सब है, इसका मैक्सिमम स्पीड 0.2 किलोमीटर पर आवर है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, सबका वही है। अब रहा बात इतना स्लो क्यों है? मोटर तो इससे ज़्यादा तेज़ चल सकता है, मोटर चल सकता है, बिजली भी है। बात है कि मार्स पे आप रिमोट ऑपरेट नहीं कर सकते कि वो देख रहे हैं। तो जितने भी ये सारे रोवर होते हैं, ऑन बोर्ड कैलकुलेशन पे चलते हैं और गलती हो जाए और उसके बाद कोई ठीक करने वाला है नहीं, फँस गए तो कोई निकालने वाला नहीं है। इसीलिए हर चीज़ एकदम फूँक-फूँक के कदम-कदम बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। तो उसका असर ये होता है कि अपॉर्च्युनिटी जो सबसे लंबा वर्किंग रोवर है वो ट्रैवल किया था 45 किलोमीटर। तो बोलेंगे ठीक है 45 कितना टाइम में? 1 घंटे में, 2 घंटे में कितना टाइम में? 15 साल में। समझ सकते हैं और वो 2004 से खट रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। रोवर हम लोग डाल दिए, रोवर का टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया, लेकिन रोवर का स्पीड ज्यों का त्यों पहले तो खिलौना ही था। अब जब बोल रहे हैं ना ऑलमोस्ट टाटा नैनो डाल दे रहे हैं, तो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, स्पीड लिमिटेड है। तो ये सीधा वही समझिए क्योंकि फॉल्ट का पेनल्टी बहुत हाई है। आपका मल्टी बिलियन डॉलर मिशन सुहा हो जाएगा अगर वो फँस गया कहीं पे तो। इसीलिए रिस्क एकदम ले ही नहीं सकते हैं। तो वही और ये स्पीड में दिक्कत ये है ना कि आप देख लीजिए पूरा 2004 में वहाँ लैंड किया, चल रहा है, 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 2018 में यहाँ पहुँचा। ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हिसाब वही हो जाता है कि ये प्लैनेट एक्सप्लोरेशन के लिए चाहिए। मतलब ठीक है, हम लोग 90s में वो बना सकते थे, बनाए 2000 में बना सकते थे, बनाए फिर आपका 2020s में जो बना सकते थे, बनाए। लेकिन एक होता है ना कि सर ठीक है लेकिन अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डेटा स्पीड नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब चाइना भी वही किया मतलब एकदम कॉशियस कॉशियस तो हम लोग कुछ चाहिए जो स्पीड बढ़ा सके क्योंकि ऐसे तो हम लोग प्लैनेट कभी स्कैन ही नहीं कर पाएँगे। तो आता है इंजीनियरिटी। इंजीनियरिटी था ये पहला एयरक्राफ्ट बना जो फ्लाइट कर पाया दूसरे प्लैनेट पे मार्स पे। और ये समझना ये ज़रूरी है कि इसको जो भेजा गया था ये डेमोंस्ट्रेशन मिशन था। यानी कि नासा कई बार जब कुछ नया हड़प्पा ट्राई करना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं भेज रहा कि इसको जाके ट्राई करो। एक मेन मिशन रहता है उसमें साइड में डाल देते हैं। जैसे कि अगर उनको सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी लॉन्च करना है तो मेन सैटेलाइट होगा जिसमें सारी चीज़ें उसमें बस साइड में ही ऐड कर देंगे टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन का। ऐसे करके हमेशा किया जाता है। तो ये था क्या बोलते हैं आपका ऐड ऑन था कि देखो रोवर भेज रहे हैं, रोवर में इसको चिपका दो नीचे से, अगर ये काम करता है बल्ले-बल्ले, नहीं करता रोवर तो पहुँच ही जाएगा। तो ये उस तरह से किया गया था, मेन मिशन एकदम नहीं था। लेकिन महाशय जी बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिए। मतलब कि जितना नासा का भी एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा चला गया। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और ये सोलर पावर्ड था, डुअल रोटर था। बोलेंगे डुअल रोटर क्यों है? क्योंकि आपको पता ही होगा हेलीकॉप्टर में एक रोटर से नहीं चला सकते। आप एक लगाएँगे, उड़ाएँगे, वो नीचे उल्टा घूमने लग जाएगा। एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। आप क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे रोटर को, आपका बॉडी एंटी क्लॉकवाइज़ घूमने लग जाएगा। इसीलिए 2 चाहिए ताकि आप कंट्रोल कर सकें। 2 होने पे आपको ये फ़ायदा रहता है कि आप लेफ्ट राइट करने के लिए एक का ये चेंज कर दीजिएगा, पिच या आरपीएम चेंज कीजिए या पिच चेंज कर दीजिए। तो वो कर दिया और इसमें सेंसर और कैमरा डाल के बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाले थे, लेकिन मतलब ये समझना डेमोंस्ट्रेशन था। क्या हम लोग मार्स पे उड़ सकते हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मार्स पे उड़ सकते हैं, हाँ या ना, काम खत्म। और इसका वजन था 1.8 किलोग्राम अगर आप धरती पे नापते, मार्स पे नापते हैं तो 0.68 ग्राम होता है, मतलब 608 ग्राम के आसपास का आएगा। ब्लेड थोड़ा बड़ा था, 1.2 मीटर। अब बोलेंगे भैया ब्लेड इतना बड़ा क्यों था? आप ये समझिए कि एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट पार्शियल वैक्यूम है। बहुत ही कम एटमॉस्फेयर है। तो इसीलिए आपको बहुत बड़ा स्वीप एरिया चाहिए तब जाके आप काम कर सकेंगे। तो एटमॉस्फेयर और एल्टीट्यूड जो बनाया गया था कितना ऊपर जा सकता है वो ज़्यादा नहीं बनाया था, वो सिर्फ 5 मीटर था। 1-2 बार उससे ज़्यादा ले गए थे लेकिन वो रिस्की था क्योंकि 5 मीटर ऐसा बनाया कि मार्स की ग्रेविटी में अगर 5 मीटर से बंद हो जाता है, इंजन कपुट गिरता है, टाँग बच जाना चाहिए। मतलब टाँग जो है शॉक सँभाल सके। और फ्लाइट रेंज दिया गया था 300 मीटर का कि जहाँ से उड़ा है, वहाँ से 300 मीटर दूर तक सीधा-सीधा जा सके। और जब ये चलता रहता है मतलब कि नॉर्मल लेवल फ्लाइट पे रहता है, 350 वाट का बिजली ये खाता है। मतलब उतना उसका लोड रहता है। और ये 72 फ्लाइट कर चुका है। ये डेमो मिशन के तौर पे भेजा गया था और ये 72 फ्लाइट कर डाला और इसका आप समझ लीजिए ये 128 मिनट एयर टाइम था।
1 घंटा से ज़्यादा हवा में रहा है ये और 17 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लिया और मैक्स स्पीड जो पहुँचा था 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब रोवर के कंपेयर में ये एकदम लाइट स्पीड पे चल रहा है, इतना बड़ा अंतर है। तो ये थोड़ा-सा बुद्धि खोल दिया कि अच्छा हम लोग उड़ सकते हैं मार्स पे। मतलब उतना कंफर्टेबली नहीं उड़ सकते जितना धरती में उड़ सकते हैं, लेकिन उड़ सकते हैं, असंभव नहीं है। और ये गया साबित किया और जो एक्सीडेंट भी हुआ, वो मतलब समझिए कि अगर वो ड्यून वाले एरिया बेसिकली एल्गोरिदम ग्लिच कर गया। मतलब कि गलत एक्सपेक्टेशन किया, नहीं तो सही जगह पे लैंड कर रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था। मतलब कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो अब बात करते हैं सबका बुद्धि खुल गया कि अरे हम लोग जब मार्स पे उड़ सकते हैं तो भैया ये क्रॉल करके क्यों काम कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं ना कि 40 किलोमीटर आप पहुंच रहे हैं एक दशक लगाने में, तो सर काम नहीं चलेगा, वैसे होगा ही नहीं। आपको हम आरटीजी न्यूक्लियर पावर्ड है हम, तो भी नहीं कुछ हो रहा है। तो हिसाब वही है कि इंजीनियरिटी प्रूफ कर दिया कि हम लोग सोलर पावर पे उड़ सकते हैं मार्स पे और रिलायबली कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंजीनियरिटी मान लीजिए एक बार उड़ता, किसी तरह लैंड करता, किसी तरह दूसरी बार क्रैश कर जाता, तो थोड़ा सा उतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन ये इतना बढ़िया से परफॉर्मेंस किया, मतलब कि ये जो टीम था, क्योंकि हर चीज़ मिशन के लिए नासा में एक टीम लगाया जाता है कि ये टीम का काम है। वो टीम कन्फ्यूज़ हो रही है, भैया कितना इसे करें क्या? मतलब बनाए ही नहीं थे उस हिसाब से, मतलब वो मेन मिशन नहीं था, डेमो था। अब उसी से निकालो, अब सोच रहे हैं कि अच्छा इसमें ये सेंसर है, उससे ये फ़ायदा निकाल सकते हैं, उससे ये कर सकते हैं। ओवर वो हो गया, क्या बोलते हैं, मतलब अच्छा ये भी हो सकता है। तो वही है, तो ये अब सबको समझ में आ रहा है कि ग्रेट ऐड ऑन है लैंड एसेट के लिए। यानी कि मान लीजिए आप कल को बढ़िया रोवर भेजते हैं जिसका स्पीड है, तो भी आप रिस्क नहीं लेना चाह पाए। लेकिन अगर ये ले जा पाते हैं, मतलब ड्रोन ले जाते हैं, तो ड्रोन आगे का एरिया स्काउट कर सकता है। यानी कि आप धड़ाक से पहुँच जाओ। मतलब कि वो की जगह पे आप आराम से, ठीक है, रोवर यहाँ रुका हुआ है, वो रोकर यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ड्रोन आसपास का पूरा एरिया स्कैन करते जा रहा है और जैसे ही वो ये ऑन साइट का ड्रिलिंग कर लिया, स्कैनिंग कर लिया, ये स्पेक्ट्रोमीटर कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद बंद करो अपना इंस्ट्रूमेंट, बैटरी डालो, ये बैटरी का एनर्जी डालो व्हील्स पे, सटाक से निकलो। क्योंकि पता है कि आगे कहाँ है, क्या है। तो ये बहुत अच्छा ऐड ऑन रहेगा, मतलब बूस्टर चार्ज कर देगा आपका इसका। और इसका काम होगा फास्ट स्काउट कर देगा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि भैया यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट, जैसे अभी आप लोग देखो ना मार्स में एक ऑलमोस्ट लाइफ साइन दिखा, तो उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। अगर इस तरह का रोवर एकदम फुल डेटा में हाई बैंडविड्थ का ये इमेज एनालिसिस करते जा रहा है और भेजते जा रहा है धरती में, तो रोवर जब तक एक स्पॉट खत्म करेगा दूसरा स्पॉट रेडी रहेगा। तो वही है। और आप कर क्या सकते हैं ड्रोन के अंदर, आप क्या कर सकते हैं, बोले ड्रोन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था और वो बोले जस्ट डमी मिशन था। तो बहुत सारा रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट आप डाल सकते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि छूने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ड्रोन में ये डाल सकते, ये रोवर में डाल सकते हैं ड्रिल बिट, ड्रोन में ड्रिल बिट नहीं डाल सकते, मतलब प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। लेकिन ड्रोन में बहुत सारे रिमोट सेंसिंग डाल सकते हैं, जैसे कि कैमरा डाल सकते हैं, लाइडार डाल सकते हैं, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार डाल सकते हैं, और वो आजकल हम लोग धरती में भी ड्रोन्स पे उड़ा रहे हैं। ज़्यादा बिजली नहीं खाता, मतलब 5 से 10 वाट के अंदर आप निपटा सकते हैं उसको। फिर आपका हो गया हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, ये तो मतलब पूरा एकदम खोद के निकाल देगा कि सरफेस है, सरफेस पे क्या कंपोजिशन है वो सब आप निकाल सकते हैं। और फिर आपका थर्मल कैमरा, और वो अगर मान लीजिए ऐसा 4-5 ठो आपके पास ड्रोन है और सब एक-एक लेयरिंग करते जा रहा है, मतलब एक ठो में हाइपर स्पेक्ट्रल है, एक ठो में लाइडार है, एक ठो में हाई रेज़ोल्यूशन समझ लीजिए आपका ये है, मल्टी कलर स्पेक्ट्रम इमेजर है। ऐसे-ऐसे करके खूब सारे को आप ओवरले करते हैं, तो एक जो ज़मीन का डेटा क्यूब बनेगा कि ये जगह हमने स्कैन किया, वो जो डेटा क्यूब है, वो बहुत ही थॉरो रेज़ोल्यूशन का रहेगा। थर्मल कैमरा से भी आपको फ़ायदा रहेगा कि कौन जगह पे, मतलब आप समझिए एक चीज़ आपको एक गेस बताता है कि शायद यहाँ कैल्शियम है। लेकिन 5-6 डेटा आप ले लेते हैं, जैसे इंफ्रारेड सिग्नेचर में कैल्शियम का अलग है, हाइपर स्पेक्ट्रम में अलग है, और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार में अलग है। सबको जोड़ते हैं तो सर हम बोल रहे हैं कैल्शियम का डिपॉज़िट है, मतलब कैल्शियम है दी एंड। तो ये कर सकते हैं। और अब यहाँ पे लिमिट ये हो जाएगा कि आपका बैंडविड्थ है कि नहीं। मतलब कि मार्स पे हम लोग जा रहे हैं ठीक है, लेकिन मार्स से जो डेटा आ रहा है ना वो बहुत है, वो डायल अप का स्पीड पे आ रहा है। डेटा बहुत ही ज़्यादा स्लो है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका क्यूरियोसिटी रोवर इसको छोड़ा करके ये गया। ये बहुत तेज काम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर डेटा कैसे आएगा? हमारे पास डेटा लाने का रास्ता नहीं है। वो अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो एक मतलब एकदम अच्छा हम लोग पूरा मार्स स्कैन कर सकते हैं। और स्कैन मतलब कि सर बोल रहे हैं यहाँ पे ये पत्थर है तो ये पत्थर है, जब तक वो डस्ट स्टॉर्म उसको हिलाएगा डुलाएगा नहीं, हम वो वहीं का वहीं रहेगा। तो मतलब खाता खुल गया लोगों का। अच्छा हम कर सकते हैं, बोले ना, जैसे अगर आप ये करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर समझना चाहते हैं तो हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा लिया जाता है। एक पत्ती स्कैन कीजिए, पूरा बता देगा भैया उसका क्या हालत है। सब चीज़ उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना वो है, सिर्फ कैमरा से, और छूने की ज़रूरत नहीं है। बिजली थोड़ा ज़्यादा खाता है बट मैनेज किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं स्काईफॉल। इसका अभी लोग आप कुछ दिन पहले देखे होंगे वीडियो। ये
एरोवर्मेंट एक कंपनी है, वो नासा के साथ पार्टनरशिप की है, नासा का जेपीएल लैब से। नासा एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे लैब्स हैं। तो जेट प्रोपल्शन लैब जो है, उसके टीम और ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी पार्टनरशिप की और ये कॉन्सेप्ट डेवलप की, जो अभी आप लोग खूब इंटरनेट पे देख रहे होंगे। तो आइडिया ये है कि मिड एयर डिप्लॉयमेंट करेंगे। अब बोलेंगे भैया मिड एयर में थोड़ा रिस्की नहीं हो गया? रहा बात कि जो 1 टन के रोवर्स उतारे गए थे, वो मिड एयर रॉकेट क्रेन से उतारे थे। उसके कंपेयर में ये सस्ता है कि भैया बस सीधे ऐसे वो रहेगा और ड्रोन अपने पावर से निकल के चले जाएँगे, रॉकेट-वॉकेट नहीं है। तो मतलब एक्चुअली ज़्यादा सिंपल है और बोल रहे हैं जेपीएल अगर काम किया तो यानी थोड़ा-सा तो मेहनत किया गया है इस पे। मिड एयर डिप्लॉयमेंट करेंगे और इसका फ़ायदा होगा कि बहुत बड़ा एरिया बहुत फ़ास्ट स्कैन कर सकते हैं। हाँ, ड्रिल नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सारा चीज़ आप कर सकते हैं। और फिर रहा बात ना कि अगर वैसा ही करना है, रिमोट सेंसिंग करना है, तो ये ऑर्बिटर से क्यों नहीं कर लेते? बात है ऑर्बिटर का रेज़ोल्यूशन लिमिटेड होता है, मतलब आप मार हाय तौबा कर लीजिए पर पिक्सल मीटर लाने में जान निकल जाएगा, ठीक है? ये सब अगर आप ट्राई कर अब बहुत हुआ था, कुछ-कुछ केसेस में लोग कहते हैं कि आजकल 1 फीट पे आप जा सकते हैं, चलो ठीक है, चले जाते हैं। ये महाशय बोलेगा मिलीमीटर पे हम उतार देंगे, आइए। 1 फीट मतलब 1 फीट का 1 फीट बाय 1 फीट आपका 1 पिक्सल है और ये सब आएगा सर ये मिलीमीटर बाय मिलीमीटर है। मतलब एक्सपोनेंशियल ज़्यादा डिफरेंस है और प्लस ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का जो रेज़ोल्यूशन होगा ऑन सरफेस पे बहुत सारा चाहिए क्योंकि आप अगर ऑर्बिट से कर रहे हैं तो दिक्कत है कि एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है, जितना भी डस्ट है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब छेड़ देगा आपका सिग्नल को। थोड़ा-सा दिखेगा रेज़ोल्यूशन लेकिन खराब हो ही जाएगा। यहीं पे वही इंस्ट्रूमेंट एकदम पास पे रखेंगे, चकाचक फ़ोटो देगा। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो जाता है कि आप ऑर्बिटल एसेट से कंपेयर नहीं कर सकते। ये हर मामले में ऑर्बिटल एसेट को धो देगा। और ये समझिए आप टेलर मेड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक फ्रेम आप बनाते हैं, ये फ्रेम को 6-7 कॉपी बनाइए और उसके बाद आप स्विच करते जाइए, ठीक है? ये फ्रेम में आपका हम हाई रेज़ोल्यूशन कैमरा डालते हैं, इस फ्रेम में हम आपको लाइडा डालते हैं, इस फ्रेम में हम आपको हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा डालते हैं, इसमें न्यूट्रॉन डिटेक्टर डाल देते हैं अगर आपको खुजली है, इसमें थर्मल कैमरा डाल देते हैं। आपके पास ऑप्शंस हो जाएगा और उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी थोड़ा कम रहेगा। क्या सब एक में डाल सकते हैं? उतना बड़ा, उतना हाई पावर हमारे पास अभी नहीं है। तो लेकिन ये समझिए स्वार्म एनालिसिस अगर आप करते हैं कि भैया 6-7 ठो जैसे इसके डिज़ाइन में 6 ठो को भेजो एक साथ, तो वो जितना बड़ा एरिया ये कर सकता है, स्कैन कर सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा और उसका एक फ़ायदा होता है, रिडंडेंसी मिलता है, यानी कि अगर एक हेलीकॉप्टर कपुट हो गया, ठीक है, आपके पास अभी भी 5 बचा हुआ है, तो रिडंडेंसी थोड़ा-सा रहता है। और आरटीजी नहीं चाहिए, आरटीजी बहुत महँगा आता है। मतलब महँगा एज़ इन पैसे के मामले में नहीं है ही नहीं। मतलब अमेरिका प्लूटोनियम जो उसमें लग रहा है, उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो मतलब प्रोडक्शन के लिए रिएक्टर बनाओ, रिएक्टर को स्टार्ट करो, वो मतलब फँसा हुआ है। इतना सा लिमिटेड स्टॉक है, उसी में उनको काम निपटाना है। हाँ, दूसरा आइसोटोप लगा के ये हीटर लगा सकते हैं क्योंकि दिक्कत ये होता है कि रात में बहुत ठंडा हो जाता है। तो अगर वो ठंडा में इंसुलेशन की जगह पे एक रेडियो एक्टिव हीटर लगा देते हैं, जो कि ज़्यादा फचांग नहीं है, तो ये फ़ायदा होगा कि ठीक है, अगर मान लीजिए उसका वज़न कम है और वो इतना गर्मी कर दे रहा है कि आपको हीटर पे बिजली नहीं खर्च करना पड़ रहा है और आपका इंसुलेशन पे वज़न नहीं डालना पड़ रहा है और वो टोटल वेट इससे कम आ रहा है। मतलब मान लीजिए इंसुलेशन प्लस हीटर, हीटर आपका बिजली खा रहा है, इंसुलेशन आपका वज़न खा रहा है। वो दोनों से थोड़े कम में अगर आप पैकेज कर लेते हैं, जो गैप बचेगा कि ठीक है, अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल इतना रूम बच गया, अब मेरे पास वज़न का इतना रूम बन गया, वो आपको थोड़ा ज़्यादा पेलोड डालेगा कि सर 3 वाट का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की जगह पे 4 वाट पे डालिए, 5 वाट पे डालिए, फ़र्क पड़ेगा। तो ये आइडिया स्मार्ट है और बोला ना पैरेलल आप ये कर सकते हैं रैपिड स्काउटिंग और लॉजिक ये है कि ये इतना हाई रेजोल्यूशन दे रहा है कि वो बता सकता है सर आप ये ह्यूमन लैंडिंग यहाँ पे कीजिए। जैसे बोला ना इसका सिंपल एग्जाम्पल ह्यूमन लैंडिंग यहाँ कीजिए एकदम फ्लैट है और ऑर्बिट से देखने में बहुत चीज फ्लैट लगता है। जब एक्चुअली जा रहे हो हाँ भाई फ्लैट है कि नहीं है तो वो बहुत सारा हेडेक क्लियर कर देता है और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यहाँ पे बता देगा पानी है कितना डेंसिटी बहुत सारा चीज क्लियर होगा। तो है मतलब आइडिया जो है लॉजिकल है। अब रहा बात कि भविष्य में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं एकदम क्लियर हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि नासा ने स्टैम्प कर दिया है, इस पे काम चल रहा है, इसको अब ये करेंगे, क्या बोलते हैं, भेज देंगे 2028 में, वैसा नहीं है। वो एक कॉन्सेप्ट लाया गया है, नासा के सामने ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, उसमें से नासा छाँटता है कि इसको भेजेंगे। हमको थोड़ा चांसेस कम लग रहा है कि स्काईफॉल भेजा जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। मतलब एक होता है ना सर, एक ठो रोवर रखो, एक ठो ना, इस सिर्फ वही डाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा मतलब एक होता है ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैम्बल है। अगर सक्सेस हो गया बल्ले-बल्ले, लेकिन एक होता है ना कि सर थोड़ा ज़्यादा बोल्ड बोल्ड स्ट्रैटेजी हो जा रहा है। तो अगेन नासा का बजट बम बम है तो अरे डालो यार साइड में। बजट टाइट है तो सर थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो रहा है। समझ रहे? वो बजट पे है। फिज़िक्स इंजीनियरिंग सॉर्टेड है और एक तो दूसरा क्राफ्ट है ये मैगी।
मैगी खाइए। ये सोलर वीटॉल है, इसमें है कि विंग्स ऐसे करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा है हमको लगता है। ये हमको समझ में भी नहीं आ रहा किसने बनाया है। और ये 2024 का है। नासा का ही कॉन्सेप्ट है। जहाँ नासा वो एक्चुअली उड़ा है इंजीनियरिटी, धड़ल्ला के सारे इंजीनियर कॉन्सेप्ट बनाने लगे, अरे हम ये भी कर सकते हैं, अरे हम वो भी कर सकते हैं। तो और इसका ये है कि ये एल्टीट्यूड हाई रखेगा, ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की ऊँचाई पे चलेगा, तो ये तो बहुत बड़ा और ये बड़ा है। मतलब कि इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें इतना है कि सर ये 100 स्क्वायर किलोमीटर हम स्कैन कर देंगे, आप टेंशन मत लो, टेंशन लो ही मत आप। तो वो कर सकते हैं और जैसे ये दूसरा डिज़ाइन है कि अगर आपको 2 रोटर एक ही प्लेन में लगाना है तो दोनों को खींच के निकाल दीजिए। हाँ, मोटर 2 हो जाएगा, पेनल्टी वो है और इसमें आप सोलर लगा के कर सकते हैं। और वीटॉल क्राफ्ट में इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप लेवल फ्लाइट कर रहे हैं, ड्रोन इनएफिशिएंट होता है। यानी कि जो रोटर क्राफ्ट है इनएफिशिएंट होगा, विंग ज़्यादा एफिशिएंट होगा। यानी कि अगर मैं आपको जैसे उस केस में 300 वाट चल रहा था, मोटर खा रहा था। इसके केस में आप 300 वाट देते हैं, तो ये ज़्यादा स्पीड पे चल पाएगा या कम कर देते हैं कि ठीक है भाई 100 वाट ही खाओ और बाकी जो एनर्जी है वो तुम इंस्ट्रूमेंट पे डालो, वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ये डिज़ाइन भी इस पे भी काम चल रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है और अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये सब ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ा दिक्कत है कि सर हमारे पास डेटा नहीं है। मतलब कि वहाँ से डेटा ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा। जैसे कि इस पे काम चल रहा है कि मार्स से धरती पे लेज़र से डेटा भेजो या मार्स से सिग्नल भेजो उसके एक ऑर्बिटल पे, ऑर्बिटर उसको लेज़र से भेजे क्योंकि पहले धरती और मार्स जो है थोड़ा दूर है। रेडियो वेव फैल जाता है। फिज़िक्स क्या है, आप एकदम लेज़र जैसा भी बनाइए वो फैल ही जाएगा। लेज़र भी फैल जाता है। बट रहा बात कि लेज़र फैल के धरती के साइज़ से कम रहता है और रेडियो वेव धरती के साइज़ का हो जाता है। मतलब वो फिज़िक्स है, वो वेवलेंथ का फिज़िक्स है, उसको कुछ छेड़ नहीं सकते आप। तो हिसाब ये है कि अगर मैं आपको 10 वाट का ट्रांसमीटर देता हूँ, 10 वाट की एनर्जी उसमें हाय तौबा करो, तो लेज़र आपका ज़्यादा एमबीपीएस दे पाएगा कंपेयर टू रेडियो। फिज़िक्स लेवल पे इसे छेड़ नहीं सकते। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि उसको पहले लगाना पड़ेगा कि आप सोच रहे हो ना कि अरे सर हम 25-26 तो डाल देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है और मान लीजिए कि आपका न्यू ग्लेन एक्चुअली हेवी लिफ्ट डीप स्पेस कर पाता है तो ये सब मिशन साइड में होने लग जाएगा लेकिन फिर वही होता है ना कि ठीक है सर आपने भेज दिया 16 स्वार्म भेज दिए बल्ले बल्ले सर डेटा कहाँ है सर सब रुक जाएंगे हाँ भैया अरे उड़ क्यों नहीं रहे सर डेटा हार्ड ड्राइव उनका फिल हो गया मतलब जो एसएसडी है वो फिल हो गया एसएसडी से डेटा डाल रहे हैं सैटेलाइट बोल रहा है रुको यार ट्रांसमिट कर रहे हैं रुको तो वो एक थोड़ा-सा लिमिट है और हाँ, पोटेंशियल है कि ये रोवर से सस्ता हो सकता है। एक-एक रोवर पागल जैसा महँगा है। तो है, ऑप्शन है, स्कोप है और आने वाले कुछ टाइम में कुछ ना कुछ तो होने लगेगा कि भैया अब सबको खुजली हो गया कि भैया उड़ना है मार्स पे। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्स एक्सप्लोरेशन आने वाले टाइम में। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन मार्स स्काईफॉल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।